नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। यूएसए ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ। यूएसए की आमदनी बढ़ाने के लिए देशों पर लगाए जा रहे हैं टैरिफ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का किया जा रहा है दावा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाई फुल कोर्ट बैठक। जजेस पब्लिक करेंगे अपनी संपत्तियों का ब्यौरा। अभी तक वॉलंटरी था ये प्रावधान। और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में संशोधन करेगी सरकार। समिति का हुआ गठन। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना मकसद। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। 4 अप्रैल 2025 को यानी कल स्टडी IQ IAS की टीम आ रही है पटना और उसके आसपास रहने वाले स्टूडेंट से मुलाकात के लिए ये सेशन प्लान किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्टडी IQ का ऑफलाइन सेंटर पटना में भी शुरू हो रहा है। इससे जुड़ी सभी जानकारियां आपको सेशन के दौरान मिलेंगी। पटना के AN कॉलेज में 4 अप्रैल 2025 दोपहर 1 बजे यानी कल दोपहर 1 बजे स्टडी IQ की फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच एक मीटअप प्लान है। इस फैकल्टी स्टूडेंट मीटअप में मैं भी रहूंगा और मेरे साथ स्टडी IQ की अन्य फैकल्टीज मौजूद रहेंगी। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक न्यूज एट 9 के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया गया है। तो चलिए जल्द मिलते हैं पटना में। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी बिहार में हैं। आइए शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए का राष्ट्रपति बने 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीता है, लेकिन इतने ही वक्त में उन्होंने यूएसए की तमाम नीतियों को उलट पलट कर रख दिया है। वे जो फैसले ले रहे हैं उन्हें अमेरिकन स्टाइल तो कतई नहीं कहा जा सकता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वे ये फैसले मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ले रहे हैं। ट्रंप के इन फैसलों के केंद्र में है टैरिफ। ट्रंप दावा करते हैं कि जब वे दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो वहां की कंपनीज यूएसए में ही सामान बनाने को मजबूर होंगी, जिससे यूएसए में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, टैरिफ एक ऐसा कर है जो किसी देश की सरकार अपने देश में बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। टैरिफ का ये खेल व्यापार की दुनिया में लंबे वक्त से जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस गेम में उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो हार जाने पर खिसिया के कह रहा हो कि तूने मुझ पर टैरिफ लगाया, मैं भी तुझ पर टैरिफ लगाऊंगा। इसके पीछे इकोनॉमिक्स का लॉजिक गायब है। क्योंकि जानकार कहते हैं कि टैरिफ के मामले में ट्रंप का गणित सही नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से यूएसए की आय कितनी बढ़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इससे यूएसए में मंदी जरूर आ सकती है। ट्रंप का टैरिफ एक बार फिर खबरों में है। दरअसल उन्होंने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगाया है। उनका दावा है कि भारत यूएसए पर 52% टैरिफ लगाता है, तो यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर 26% टैरिफ लगाया है। मोटे तौर पर यूएसए ने अपने ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ का आधा % दूसरे देशों पर आरोपित किया है। जैसे चीन यूएसए पर 67% टैरिफ आरोपित करता है, तो यूएसए ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की दर 34% रखी है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन यूएसए पर 39% टैरिफ लगाते हैं, तो यूएसए ने यूरोपियन यूनियन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की दर 20% रखी है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वे ट्रंप द्वारा आरोपित किए गए 26% टैरिफ का भारत पर पड़ने वाले असर का एनालिसिस कर रहे हैं। सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार संशोधन करके निजी क्षेत्रों की कंपनीज को न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण में शामिल होने की परमिशन देना चाहती है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि सरकार इन संशोधनों से जुड़े विधेयक कब पेश करेगी, लेकिन इन संशोधनों पर विचार करने के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सदस्यों के साथ मिलकर एक समिति गठित की है। सरकार के संशोधन के प्लान की घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। बजट 2025 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करने का प्लान है। साथ ही बजट में 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। SMRs को भारत के भविष्य के रिएक्टर्स बताया जा रहा है। SMR एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शब्द को डिकोड करें अगर, तो स्मॉल से मतलब है कि ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं रिएक्टर
से मतलब हुआ कि नाभिकीय विखंडन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एसएमआर के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटे होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं ये जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल होती है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी वक्त लगता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते एसएमआर के निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर बहुत कम है। देखिए, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2007 के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत और पश्चिमी देशों की कंपनीज के बीच न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह है भारत का CLNDA यानी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस एक्ट के प्रावधानों को पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कंपनीज अस्वीकार्य बताती हैं। कंपनीज के मुताबिक एक्ट के प्रावधान न्यूक्लियर पावर कंपोनेंट्स के सप्लायर्स पर बड़ी जिम्मेदारी का प्रावधान करते हैं, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज CSC का उल्लंघन है। यह संधि ऑपरेटर्स पर केवल तात्कालिक जिम्मेदारी का प्रावधान करती है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी थाईलैंड बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्हें थाईलैंड में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनवात्रा के बीच मुलाकात हुई। शिनवात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौतों को लेकर सहमति बनी है। डिजिटल तकनीक, गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा MSME के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है। आपको बता दें कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह अपनी सीमा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से साझा करता है। थाईलैंड अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का एक इनलेट है। थाईलैंड का दक्षिण हिस्सा मलय पेनिनसुला के कुछ भाग को कवर करता है। साल 1939 तक थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। म्यांमार मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट मीटिंग आयोजित हुई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया और फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक तौर पर घोषित करेंगे। इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने इस बात पर सहमति जताई कि वे कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पब्लिश करेंगे। ये फैसला वर्तमान और भविष्य के सभी जजेस पर लागू होगा। वर्तमान के नियमों के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर निर्भर करता है कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें या नहीं, लेकिन हालिया फैसले ने ऐसा करना मैंडेटरी कर दिया है। देखिए, जजेस को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पब्लिक करना चाहिए, ये बहस लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन 2009 में इस बात पर सहमति बनी कि जजेस अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट की वेबसाइट पर पेश करेंगे। लेकिन तब इस प्रावधान को जजेस के लिए वॉलंटरी यानी उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। मतलब ये कि अगर किसी जज का मन है तो वो बता देंगे कि उनके पास कितनी संपत्ति है, मन नहीं है तो नहीं बताएंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 33 में से 30 न्यायाधीशों के नाम लिस्टेड हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति की डिटेल्स सबमिट की हैं। यहाँ पर फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है? फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब ऐसी बैठक से है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं।
इस बैठक के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई लिखित नियम भी नहीं है। यह बैठक परंपरा के अनुसार बुलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए किसी विशेष कैलेंडर की जरूरत नहीं होती। यह बैठक न्यायपालिका के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक का मूल उद्देश्य न्यायपालिका संबंधी मुद्दों के समाधान प्रक्रिया में सबको शामिल करना है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है व्हिप। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है और यह राजनीतिक दल का ही एक सदस्य होता है जो संसद या विधानसभा में दल के प्रवर्तक के रूप में काम करता है। भारत में हर पार्टी एक व्हिप को नियुक्त करती है। पार्टी अपने सीनियर सदस्य को चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक के तौर पर नियुक्त करती है, जो कि सदन में सदस्यों के व्यवहार और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सदन में व्हिप की आज्ञा का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें व्हिप सदस्यों को निर्देश नहीं दे सकता, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव। एक बात ध्यान रहे कि व्हिप शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों को मतदान के संबंध में दिए गए आदेश के लिए भी किया जाता है। जब व्हिप जारी किया जाता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो यहाँ पर अर्थ आदेश से है। जैसे अभी वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया तो विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर FCC की अंतिम योजना जारी की है, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC की जगह लेगा। यह 91 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सुरंग होगी जो फ्रांस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर और लेक जिनेवा के नीचे फैली होगी। FCC LHC से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा और हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को समझने में मदद करेगा। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 2040 तक स्टैंडर्ड पार्टिकल्स की स्टडी करना और दूसरे चरण में 2070 तक हाई एनर्जी प्रोटॉन की टक्कर कराकर भौतिकी के नए नियम समझना शामिल है। यह परियोजना सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, क्रायोजेनिक्स और वैक्यूम तकनीक में नए विकास लाएगी। इसमें 24 देश शामिल हैं और इसकी अनुमानित लागत 14 बिलियन स्विस फ्रैंक है। अब कई स्मार्टफोन कंपनीज ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी की जगह सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नई बैटरियों में सिलिकॉन कार्बन एनोड होता है जो ग्रेफाइट एनोड से ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। इसके अलावा ये बैटरी कम स्पेस भी घेरती है, जिससे फोन ज्यादा स्लिम बन सकते हैं। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज पावर एफिशिएंसी को भी बढ़ाती हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों व स्मार्ट डिवाइसेस के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन इन बैटरीज में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चार्जिंग के दौरान सिलिकॉन फैलता है जिससे बैटरी को नुकसान हो सकता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा इसका निर्माण भी महंगा है। फाल्कन क्वाइन गैलरी और ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 15वीं शताब्दी की तांबे की पट्टिकाएं सार्वजनिक की। ये विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के शासनकाल की हैं। ये पट्टिकाएं संस्कृत और कन्नड़ में लिखी गई हैं और 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम के राज्याभिषेक के समय जारी की गई थी। आमतौर पर विजयनगर की मोहरों में वराह यानी भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है, लेकिन इन पर वामन यानी भगवान विष्णु के 5वें अवतार का चित्र है। इन पट्टिकाओं में संगम वंश की वंशावली और देवराय प्रथम के राज्याभिषेक की भी जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने गुड़ीपल्ली गांव वेदों में निपुण ब्राह्मणों को दान में दिया था, जिसे बाद में देवरायपुर अग्रहार नाम दिया गया। असम सरकार ने लखपति दीदी की तर्ज पर लखपति बैदेओ योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। यह योजना 40 लाख स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 25,000 रुपये और तीसरे साल 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस योजना का कुल बजट 4,000 करोड़ है। इस योजना में सामान्य OBC, SC और ST वर्ग की महिलाएं शामिल हो सकती हैं। सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण और ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म से भी जोड़ेगी। लाभार्थियों को फंड पाने के लिए सरकार के पास बिजनेस प्लान जमा करना होगा। इस योजना के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी मदद दी जाएगी। यह योजना महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। पुदुचेरी ने पशुपालन में बड़ी सफलता हासिल की है। पुदुचेरी के कनुआपेट गांव में IVF तकनीक से पहले गाय के बछड़े का जन्म हुआ। अगर इस तकनीक की बात करें तो इसे IVF-ET यानी इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक कहा जाता है। इसमें एग को शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को सरोगेट गाय में प्रत्यारोपित किया जाता है।
इससे अच्छी नस्ल और ज़्यादा दूध देने वाली गायें तैयार की जाती हैं। इस तकनीक की सफलता दर 25% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह तकनीक नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण डेयरी सेक्टर को मजबूत करने में मदद करती है। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2014 में शुरू हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में यूएसए ने भारत पर किस दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 26%, 34%, 20% या फिर 52%? अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के छठे सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? थाईलैंड, श्रीलंका, भारत या फिर बांग्लादेश? देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, विकल्प सी। और अगला प्रश्न था, एंडीज पर्वत स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया? सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी दक्षिण अमेरिका। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।